आज की चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सीधी और शक्तिशाली सैन्य कहावत से करते हैं। अगर आप इसे देख सकते हैं तो आप इस पर हमला कर सकते हैं, और अगर आप इस पर हमला कर सकते हैं तो आप इसे खत्म कर सकते हैं। सुनने में बहुत आसान लगता है ना, लेकिन इसे सच करने के लिए जानकारी को बिल्कुल सटीक और अनबिलीवेबल तेज होना चाहिए। बिल्कुल। और इसी स्पीड और सटीकता की खोज में आज की आर्म्ड फोर्सेस का पूरा स्ट्रेटेजिक आईटी विजन टिका हुआ है। लक्ष्य है एक नेटवर्क सेंट्रिक फोर्स बनना। नेटवर्क सेंट्रिक फोर्स, ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे ऐसे समझिए कि पुरानी सेना एक पिरामिड की तरह काम करती थी। जानकारी सबसे नीचे वाले सैनिक से ऊपर तक एक एक सीढ़ी चढ़कर जाती थी और आदेश ऊपर से नीचे आते थे। इसमें बहुत समय लगता था। अच्छा, तो मतलब एक लिनियर फ्लो था, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप। एग्जैक्टली। और एक नेटवर्क सेंट्रिक फोर्स मकड़ी के जाले की तरह होती है, जहां हर कोना दूसरे कोने से सीधे जुड़ा होता है। जानकारी बीच में अटके बिना हर जरूरी हिस्से तक एक साथ पहुंचती है। अच्छा, तो ये पिरामिड को तोड़कर एक वेब बनाने जैसा है, ये समझ आया। तो चलिए इस वेब को और गहराई से समझते हैं। हमारी आज की चर्चा का मकसद यही है कि हम पहले तो इस विजन को समझें, फिर उन असली रुकावटों को पहचानें जो इस विजन को हकीकत बनने से रोकती हैं। उन फ्रिक्शन पॉइंट्स को। हाँ, उन फ्रिक्शन पॉइंट्स को। और आखिर में देखें कि टेक्नोलॉजी इस जाम को कैसे साफ कर रही है। तो सबसे पहले विजन की बात करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस का ये जो इंफॉर्मेशन सुपीरियॉरिटी यानी सूचना में बढ़त हासिल करने का लक्ष्य है, ये असल में काम कैसे करता है? इसका फ्रेमवर्क क्या है? इसका एक बहुत ही क्लियर लॉजिकल फ्रेमवर्क है, जिसे मिलिट्री जार्गन में द किल चेन कहते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसके आप कह सकते हैं 4 अहम कदम हैं। पहला कदम है फाइंड या सी, यानी किसी भी दुश्मन के ठिकाने को खोजना। ये या तो जमीन पर मौजूद सैनिकों की आंखों से होता है या फिर सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स के जरिए। ठीक है, तो पहला कदम हुआ टारगेट को ढूंढना। हाँ, लेकिन दूसरा कदम इससे कहीं ज्यादा मुश्किल और जरूरी है। फिक्स। सिर्फ देखना काफी नहीं है, उसकी पोजिशनल एक्यूरेसी यानी एकदम सटीक लोकेशन पता करना जरूरी है। आपको ये जानना है कि दुश्मन ठीक ठीक कहाँ है, किस दिशा में जा रहा है और उसकी ताकत कितनी है। और सटीक लोकेशन कहना आसान है, मुश्किल इलाकों में जहां जीपीएस भी शायद ठीक से काम न करे, ये कितना मुश्किल हो सकता है? बहुत मुश्किल। और यहीं पर टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का मेल काम आता है। लेकिन एक बार आपने टारगेट को फिक्स कर लिया तो आता है तीसरा कदम, टारगेट या स्ट्राइक। अब आप इलेक्ट्रॉनिक गाइडेंस सिस्टम्स की मदद से उस पर तेजी से हमला करते हैं। आज के युद्ध में गति ही सब कुछ है। मतलब जितनी देर आप करेंगे, दुश्मन को अपनी जगह बदलने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल। और इस चेन का आखिरी और सबसे निर्णायक कदम वो है असेस और किल, यानी ये पक्का करना कि आपका हमला सफल रहा और टारगेट नष्ट हो गया, ताकि एक सिंगल शॉट किल हो सके। बार बार हमले करने से न सिर्फ आपके हथियार और संसाधन बर्बाद होते हैं, बल्कि दुश्मन को आपकी अपनी पोजीशन का भी अंदाजा लग जाता है। ये सुन के ऐसा लग रहा है कि आईटी डिपार्टमेंट अब सिर्फ फोन लाइन या कंप्यूटर ठीक करने वाला विभाग नहीं रहा, बल्कि ये खुद एक हथियार बन गया है। इस पूरी चेन की हर कड़ी तो आईटी पर ही निर्भर है। एग्जैक्टली। आईटी ही वो धागा है जो इस पूरी किल चेन को एक साथ पिरोता है। बिना रियल टाइम डेटा, सिक्योर कम्युनिकेशन और फास्ट प्रोसेसिंग के ये चेन टूट जाती है। आईटी अब सपोर्ट टूल नहीं, बल्कि कोर वेपन सिस्टम का हिस्सा है। विजन तो शीशे की तरह साफ है, देखो, मारो, खत्म करो। लेकिन असल जंग में इस शीशे पर धूल जम जाती है। जानकारी एक तूफानी नदी की तरह बहने के बजाय एक जाम नाले में फंस जाती है, और उस जाम में फंसा हुआ हर एक सेकंड मैदान में किसी की जान की कीमत हो सकता है। तो ये जाम लगता कहाँ है? ये फ्रिक्शन पॉइंट्स क्या हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि असली चुनौती यही है। इन रुकावटों को हम मोटे तौर पर 10 वजहों में बांट सकते हैं, जिन्हें समझने के लिए हम 2 श्रेणियों में देखेंगे। पहली श्रेणी है ह्यूमन और लॉजिस्टिकल सीमाएं, यानी इंसान और सामान से जुड़ी दिक्कतें। ठीक है, तो ये जमीनी हकीकत वाली समस्याएं हैं, जैसे कि? सबसे पहली और सीधी समस्या है जरूरी इलाकों में पर्याप्त ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी सैनिकों या जासूसों की कमी। आप हर जगह अपनी आंखें और कान नहीं रख सकते।
फिर मान लीजिए आपका कोई सोर्स है भी, तो अक्सर उसके पास जानकारी तुरंत भेजने के लिए सिक्योर कम्युनिकेशन के साधनों की कमी होती है। वो किसी तरह खुफिया तरीके से फ़ोन करेगा या किसी को भेजेगा, जिसमें घंटों या दिन भी लग सकते हैं। और वो सोर्स खुद भी तो एक बड़े जोखिम में होता होगा। दुश्मन की काउंटर इंटेलिजेंस से बचना भी एक चुनौती होगी। बिल्कुल, वो बहुत सावधानी से काम करते हैं, जिसे जानकारी भेजने में और देरी होती है। इसके अलावा हमारी अपनी एसेट्स जैसे पेट्रोल्स और लिसनिंग पोस्ट की भी एक सीमा होती है। एक पेट्रोल टीम एक सीमित एरिया ही कवर कर सकती है। और अगर वो कुछ देखते भी हैं तो उनके रेडियो कम्युनिकेशंस अक्सर इनसिक्योर होते हैं या काम ही नहीं करते हैं। खराब मौसम और मुश्किल इलाके में तो अक्सर ठप हो जाते हैं। और मानवीय भूल की भी तो गुंजाइश होती होगी। तनाव में गलतियां होना स्वाभाविक है। हाँ, और एक बहुत आम लेकिन गंभीर समस्या है ग्रिड रेफरेंसेस में होने वाली गलतियां। नक्शे पर लोकेशन बताने में जरा सी भी चूक का मतलब है कि आपका हमला मीलों दूर कहीं खाली जगह पर होगा और दुश्मन सुरक्षित निकल जाएगा। आप सोचिए, बाहर गोलियां चल रही हैं और अंदर कोई अफसर स्केल और पेंसिल लेकर एक छोटे से डॉट को कागज पर लगाने की कोशिश कर रहा है। ये तरीका भाप के इंजन के जमाने का है, जेट के जमाने का नहीं। सही बात है। ये तो हुई वो गलतियां जो इंसान करते हैं या सामान की कमी से होती हैं। लेकिन मुझे शक है कि समस्या सिर्फ लोगों की नहीं बल्कि सिस्टम के डिजाइन में ही है। क्या ये जो पुराना हायरार्किकल तरीका है वही सबसे बड़ा विलन है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। दूसरी श्रेणी की रुकावटें ज्यादातर स्ट्रक्चरल और टेक्निकल हैं, यानी वो सिस्टम के डिजाइन में ही मौजूद हैं। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट है हायरार्कियल चेन ऑफ कमांड। जानकारी को एक पेट्रोल से सब यूनिट तक, फिर यूनिट हेडक्वार्टर्स और आखिर में ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तक पहुंचने में समय लगता है। ये किसी बड़ी सरकारी कंपनी जैसा है, जहां एक फाइल को एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक पहुंचने में हफ्ते लग जाते हैं। बिल्कुल, हर स्तर पर जानकारी को प्रोसेस किया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस को तौला जाता है और हर स्तर पर देरी होती है। और जब ऑपरेशंस चल रहे हों तब तो कम्युनिकेशन लाइंस पर भी बहुत दबाव होता होगा। बहुत ज्यादा। कम बैंडविड्थ के कारण टेलीफोन और रेडियो नेट्स पर कंजेशन हो जाता है। हर कोई एक ही समय पर बात करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे पूरा सिस्टम जाम हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में लाइन ऑफ साइट की समस्याओं के कारण तो कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट भी सकता है। इसके अलावा रात या खराब मौसम जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो ऑब्जर्वेशन को सीमित करते हैं। लेकिन हमारे पास तो अब सैटेलाइट्स और यूएवीज यानी ड्रोन्स जैसी हाईटेक चीजें भी हैं। क्या उनसे ये समस्या हल नहीं होती? होती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। यहां तक कि जब आप नेशनल सैटेलाइट्स या यूएवीज का इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको रॉ डेटा मिलता है। मान लीजिए एक ड्रोन ने 10 घंटे की वीडियो फुटेज भेजी। अब उस फुटेज को देखने, उसमें से काम की जानकारी निकालने, उसे दूसरे सोर्सेस से पक्का करने और फिर सही लोगों तक पहुंचाने में ही घंटों लग जाते हैं। अच्छा। और एक बहुत ही दिलचस्प स्ट्रक्चरल समस्या है जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। वो क्या है? कभी-कभी हायर हेडक्वार्टर्स किसी जानकारी को माइनर या कम महत्वपूर्ण समझकर उसे आगे फॉरवर्ड यूनिट्स तक भेजते ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो स्ट्रैटेजिक यानी बड़ी तस्वीर देख रहे होते हैं और जमीनी स्तर की छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असल जरूरत उन्हीं यूनिट्स को होती है जो सीधे दुश्मन का सामना कर रही हैं। तो हमने समस्याएं समझ ली। 10 अलग अलग तरह की रुकावटें जो इंसानी भूल से लेकर सिस्टम की खामियों तक फैली हुई हैं। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस जाम हुए हाईवे को कैसे खोला जाए? इन डिलेज को कैसे ठीक किया जाए? समाधान इस सख्त नहीं कहेंगे, इस लीनियर हायरार्किकल सिस्टम से हटने में है। अब जरूरत इस बात की है कि जानकारी कमांड के विभिन्न स्तरों तक एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ साइमल्टेनियसली पहुंचे। एक साथ? हाँ, और सिर्फ पहुंचे ही नहीं बल्कि ऐसी फॉर्म में पहुंचे जो तुरंत इस्तेमाल करने लायक हो, यानी इमीडिएटली यूजेबल। तुरंत इस्तेमाल करने लायक, इसका क्या मतलब है? रॉ डेटा और यूजेबल इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है? एक उदाहरण से समझाइए। बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए एक पेट्रोल 20 ग्रिड रेफरेंसेस की एक लिस्ट भेजती है जहां उन्होंने कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी है। ये रॉ डेटा है। अब एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को कागज के नक्शे पर स्केल से नापकर एक एक करके इन सभी 20 जगहों को मार्क करने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। और जब तक वो ये करेगा तब तक जमीनी हालात पूरी तरह बदल चुके होंगे। बिल्कुल। तो आइडियल तरीका क्या होना चाहिए? बताइए। आइडियल तरीका यह है कि जानकारी भेजने वाली यूनिट उसे सीधे एक कंप्यूटर स्क्रीन पर डिजिटल मैप पर मार्क करे।
वो कीबोर्ड में ग्रिड रेफरेंस और ज़रूरी एनोटेशंस डालते हैं। और सोचिए, वो सिर्फ दुश्मन का टैंक देखा गया नहीं लिखते, वो उसकी अनुमानित दिशा, उसकी गति और शायद अपने टैक्टिकल डिवाइस से खींची एक तस्वीर भी अटैच कर देते हैं। सॉफ्टवेयर ये सब लेकर उसे नक्शे पर तुरंत प्लॉट कर देता है। अब कमांड पोस्ट पर बैठे अधिकारी को सिर्फ एक डॉट नहीं बल्कि पूरी कहानी दिख रही है रियल टाइम में। और ये डिजिटल मैप फिर कैसे आगे बढ़ता है? क्या इसे भी उसी पुरानी हायरार्किकल चेन से गुजरना पड़ता है? नहीं, और यही सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है। इस मैप को सिक्योर हाई बैंडविड्थ ऑप्टिक फाइबर, रेडियो या सैटेलाइट लिंक्स के जरिए ट्रांसमिट किया जाता है। और इसे किसी एक हेडक्वार्टर्स को नहीं बल्कि कमांड चेन में मौजूद सभी जरूरी यूनिट्स, आर्टिलरी, एयर सपोर्ट, इन्फेंट्री कमांडर्स को एक साथ भेजा जाता है। अच्छा, तो ये साइमल्टेनियस एड्रेसिंग है। हाँ, जहां पहले घंटों लगते थे, अब मिनटों या सेकेंड्स लगते हैं। जानकारी पाने वाले हेडक्वार्टर्स को एक पूरी तैयार तस्वीर मिलती है, जिससे वो बिना समय गंवाए प्लानिंग और एक्शन कर सकते हैं। ये सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, पर क्या हम टेक्नोलॉजी पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर नहीं हो रहे? अगर दुश्मन ने हमारा नेटवर्क जैम कर दिया या हैक कर लिया तो क्या हम पूरी तरह अंधे नहीं हो जाएंगे? हम एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं बना रहे? ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है और मिलिट्री प्लानर्स इस पर लगातार काम करते हैं। इसका समाधान है रिडंडेंसी और सिक्योरिटी। ओके। मतलब कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऑल्टरनेटिव रास्ते होते हैं। सैटेलाइट, रेडियो, फाइबर ऑप्टिक। अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके। साथ ही इन नेटवर्क्स को बहुत हाई लेवल एन्क्रिप्शन से प्रोटेक्ट किया जाता है। हाँ। जोखिम हमेशा रहता है, लेकिन जानकारी न मिलने का जोखिम नेटवर्क हैक होने के जोखिम से कहीं ज्यादा बड़ा माना जाता है। बिना जानकारी के आप वैसे भी अंधे ही हैं। सही बात है। चलिए इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं ताकि ये और भी साफ हो जाए। मान लीजिए एक पेट्रोल दुश्मन के टैंकों के एक काफिले को देखती है। पुराने पारंपरिक सिस्टम में क्या होगा? पारंपरिक सिस्टम में प्रक्रिया बहुत लंबी, धीमी और गलतियों से भरी होगी। पेट्रोल अपनी यूनिट को रेडियो पर कॉल करेगी, हमने 5 टैंक देखे हैं ग्रिड रेफरेंस XYZ पर। यूनिट का कमांडर उस जानकारी को वेरीफाई करने की कोशिश करेगा, फिर ब्रिगेड को बताएगा। ब्रिगेड कमांड सोचेगा कि इस जानकारी का क्या करना है और फिर शायद आर्टिलरी को आदेश देगा। जब तक आर्टिलरी की बैटरी लेवल पर कोई जवान कागज के नक्शे पर उस ग्रिड रेफरेंस को मैनुअली प्लॉट करेगा, तब तक वो टैंक वहां से कई किलोमीटर आगे जा चुके होंगे। एग्जैक्टली। पूरा मौका हाथ से निकल गया। और नए डिजिटल सिस्टम में यही सिनेरियो कैसे बदलेगा? डिजिटल सिस्टम में ये पूरी तरह से बदल जाता है। पेट्रोल अपनी डिजिटल डिवाइस पर कोऑर्डिनेट्स, टैंकों की संख्या, उनकी दिशा और गति एंटर करती है। ये जानकारी एक कॉमन डिजिटल मैप पर इंस्टेंटली अपडेट हो जाती है, जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और पास की आर्टिलरी यूनिट की स्क्रीन पर एक ही समय पर लाइव दिखाई देती है। मतलब कमांडर अपनी स्क्रीन पर दुश्मन के आइकॉन्स को रियल टाइम में हिलते हुए देख सकता है, जैसे किसी वीडियो गेम में। एग्जैक्टली। वो उन्हें लाइव ट्रैक कर सकता है और जैसे ही उसे लगता है कि टैंक हमला करने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन में है, वो तुरंत हमले का आदेश दे सकता है, क्योंकि उसे पता है कि आर्टिलरी यूनिट भी वही स्क्रीन देख रही है जो वो देख रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डिले नहीं। बिल्कुल। ये डिजिटल प्रिसिजन वर्सेस मैनुअल डिले का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ जीत और हार के बीच का अंतर कुछ सेकंड का हो सकता है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने आर्म्ड फोर्सेस के एक नेटवर्क सेंट्रिक फोर्स बनने की विजन को समझा। इसका मुख्य केंद्र इंफॉर्मेशन सुपीरियरिटी हासिल करना है ताकि सी इट, हिट इट, किल इट के सिद्धांत पर पूरी तरह से काम किया जा सके। हमने उन 10 महत्वपूर्ण कारकों को भी गहराई से समझा जो जानकारी के फ्लो को रोकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की कमी से लेकर सिस्टम के हायरार्किकल बॉटलनेक्स और डाटा एनालिसिस में होने वाली देरी तक। और अंत में हमने इसका समाधान भी देखा। समाधान है डिजिटल मैप्स और साइमल्टेनियस इंफॉर्मेशन शेयरिंग का उपयोग करके जानकारी के प्रवाह को एक नदी की तरह बनाना, ना कि एक जैम नाले की तरह। ये पारंपरिक मैप मार्किंग की धीमी प्रक्रिया को एक तत्काल, उपयोगी और शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले से बदल देता है। संक्षेप में कहें तो असल बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि मानसिकता का है। हम एक नीड टू नो कल्चर से, जहां जानकारी ऊपर से नीचे तक छन कर आती थी, एक नीड टू शेयर कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प है। नीड टू नो से नीड टू शेयर। हाँ, इस नए सिस्टम में जमीन पर मौजूद हर सैनिक सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक सेंसर भी है, और कमांड पोस्ट पर बैठा अधिकारी सिर्फ आदेश देने वाला नहीं बल्कि एक इंफॉर्मेशन मैनेजर भी है। ये सेना की पूरी सोच को बदल देता है। आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे।
जब जानकारी पिरामिड की तरह ऊपर नीचे जाने के बजाय मकड़ी के जाले की तरह हर तरफ एक साथ फैलती है, और जब एक आम सैनिक के पास भी वो जानकारी होती है जो पहले सिर्फ जनरल के पास होती थी, तो इससे युद्ध के मैदान में लीडरशिप और कमांड के मायने कैसे बदल जाते हैं।